अल्हम्दुलिल्लाह। डायबिटीज का डिस्कशन हमारा चल रहा था। तो इससे पहले डायबिटीज के सिम्टम्स, उसके कॉम्प्लिकेशंस और उसके मैनेजमेंट का एक बेसिक आउटलाइन डिस्कस होना शुरू हुआ था। तो आज का जो डिस्कशन है वो डायबिटीज में डाइट किस तरह मैनेज करना है, खाने पीने का निज़ाम किस तरह संभालना है, तो उसको देखेंगे इंशाल्लाह। नॉर्मली जैसा पिछले भी बात आई थी कि डायबिटीज में बेसिकली हमारे ब्लड के शुगर लेवल्स को मैनेज करने की ज़रूरत है। तो नॉर्मल जब हम कोई भी गज़ा खाते हैं तो एक सिस्टम चलता है कि जब भी कोई कार्बोहाइड्रेट्स या कोई भी फूड हम लेते हैं तो उसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ना शुरू होता है। तो हमने खाना पीना इस्तेमाल किया तो उसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ना शुरू हुआ। जैसे जैसे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ना शुरू हुआ, बॉडी विल रिस्पॉन्ड विथ रिलीज ऑफ इंसुलिन। बॉडी में इंसुलिन बनना शुरू होगा। तो इंसुलिन एक्ट करेगा, एक्ट करके ब्लड में से शुगर्स को निकालेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को निकालकर सेल्स में भेजेगा, फैट में भेजेगा, लिवर में भेजेगा। फिर ब्लड का शुगर डाउन होना शुरू होगा और फिर वापस बेस लाइन को आ जाएगा। तो ये नॉर्मल वेव है ब्लड शुगर लेवल्स का। डायबिटीज में ये वेव और इस वेव का जो नॉर्मल पैटर्न है वो अल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से तमाम सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस का मामला होता है। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑल ऑफ द सिम्टम्स? इट इज द स्पाइक्स ऑफ ग्लूकोज। जब भी ब्लड में शुगर बढ़ रहा है, इंसुलिन रिलीज होता है। फिर इंसुलिन रिलीज होने की वजह से शुगर डाउन हो रहा है। तो मोर देन ए पर्टिकुलर लेवल डाउन हो गया तो दैट विल स्टार्ट कॉजिंग हंगर पैंग्स। फिर भूख लगेगी, फिर आदमी खाएगा, फिर स्पाइक होगा, फिर इंसुलिन रिलीज होगा। वो साइकिल चलता रहता है। अब चूंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है डायबिटीज में, द मेन पैथोलॉजी बिहाइंड डायबिटीज इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। बेसिकली इंसुलिन है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है। तो ये जो स्पाइक्स का पैटर्न है वो एग्जैजरेट हो जाता है। जब ब्लड में शुगर डाउन होता है, ट्रफ होता है, वो जो वेव चल रहा है उसमें लोअर पार्ट इज कॉल्ड द ट्रफ। वो अगर ज्यादा हो गया, ट्रफ ज्यादा हो गया, तो दैट कॉजेस ए लॉट ऑफ मूड चेंजेस। आदमी को थकन होती है। हालांकि अ, अभी शाम हुई है, मिड डे है, स्कूल से वापस आए हैं या काम से वापस आए हैं, तो ऑलरेडी वी आर फीलिंग टायर्ड, वी आर फीलिंग लो, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ट्रफ्स। भूख लगना शुरू होती है, क्रेविंग्स होते हैं। अ, जो भी चीज नजर आ रही है खाना शुरू कर कर देते हैं। और फिर ये इस बार बार के खाने की वजह से ओबेसिटी होती है। तो ट्रफ्स के अलग प्रॉब्लम्स, स्पाइक नीचे जाने की वजह से, और स्पाइक ऊपर जाने की वजह से, हाई ग्लूकोज लेवल्स होने की वजह से अलग प्रॉब्लम्स। उसकी वजह से ब्लड वेजल्स डैमेज होते हैं, एंडोथेलियल डैमेज। एंडोथेलियल मतलब जो आर्टरीज और वेन्स हैं उसके अंदर की लाइनिंग जो होती है वो लाइनिंग डैमेज होना शुरू होती है। ब्लड के और दूसरे प्रोटीन्स डैमेज होना शुरू होते हैं, ग्लाइकेशन ऑफ प्रोटीन्स कहा जाता है उनको, जिसकी वजह से एजिंग भी जल्दी होती है। और बॉडी के प्रोटीन्स जो है वो फंक्शनिंग में भी उनके अल्टर हो जाते हैं। इसकी वजह से ग्लाइकेशन ऑफ प्रोटीन्स जो हम HbA1c चेक करते हैं, वो बेसिकली ग्लाइकेशन ऑफ प्रोटीन्स ही हम चेक कर रहे हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम स्पाइक्स एंड ट्रफ्स, ये जो वेव पैटर्न चल रहा है, दैट इज द रीजन फॉर ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ डायबिटीज, ऑल द सिम्टम्स एज वेल एज द कॉम्प्लिकेशंस। तो बल्कि उससे बढ़कर, डायबिटीज से बढ़कर तकरीबन 8-10 किस्म के और प्रॉब्लम्स हैं जो इन स्पाइकिंग की वजह से, इस शुगर स्पाइक्स और ट्रफ्स की वजह से बताए जाते हैं। एक तो मेमोरी का एस्पेक्ट्स, ब्रेन का फॉग हो जाना, मतलब आदमी सोचने की कैपेसिटी कम कर रहा है, ही इज फीलिंग ऑलवेज टायर्ड। आगे जाकर अल्जीमर्स और मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, डिमेंशिया हो रहा है। जब वो सोता है तो हिज स्लीप पैटर्न गेट्स अल्टर्ड बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्चुएशंस इन शुगर। फिर फर्टिलिटी, PCOD और पेरीमेनोपॉजल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बॉडी में इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो रहे हैं, जिसमें एक्ने है, एक्जिमा है, सोरियासिस है। ये तमाम अगेन बिकॉज ऑफ
अल्टर्ड इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। अल्टर्ड इन्फ्लेमेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस ग्लाइकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अल्टरेशंस इन दी स्पाइक्स इन द शुगर लेवल्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आना शुरू हो रहे हैं, और ग्लाइकेशन ऑफ प्रोटीन्स कॉजेस अर्ली एजिंग। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दीज स्पाइक्स। तो नॉर्मली अगर हम फूड पैटर्न्स को देखें, फूड कंपोनेंट्स को देखें, तो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, उनका स्पाइक पैटर्न कुछ इस तरह होता है जो यहाँ ग्राफ में बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स, द मोर कार्बोहाइड्रेट्स वी ईट, द हाइयर द स्पाइक। एंड वापस जब फॉल होता है तो अगेन जल्दी फॉल होता है, जल्दी राइज हो जाएगा, बहुत ऊपर तक जाएगा स्पाइक, और फिर वापस भी जल्दी हो जाएगा, फिर नीचे रिबाउंड फिनोमेना, यानी नीचे ट्रफ भी बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रोटीन में मॉडरेट अंदाज में होगा, और फैट में स्पाइक नहीं होता, वो स्टोर हो जाता है, और दैट डजंट कॉज ग्लूकोज स्पाइक्स। तो विद दिस बैकग्राउंड, आवर एंटायर टारगेट ऑफ द डाइट प्लान, पूरे डाइट प्लान का, डायबिटिक डाइट प्लान का जो मकसद है, वो इस स्पाइकिंग और ट्रफिंग को रोकना है। तो दो रोलर कोस्टर्स हैं यहाँ पर। जो ऊपर वाला है, दैट इज द प्रॉब्लम, कि बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है ट्रफ, बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। उसको मिटिगेट करना है, उसको रिड्यूस करना है, और एक स्मूथ राइड बनाना है, जिसमें ना कोई ज्यादा स्पाइक हो ऊपर, और ना ही नीचे ज्यादा ट्रफ पड़े। तो विद दिस बैकग्राउंड वी नीड टू प्लान अवर डाइट्स। नॉर्मली अगर हम हमारा इंडियन डाइट देखें, साउथ इंडियन डाइट अगर देखें, कुछ इस तरह का होता है। नाश्ते में इडली डोसा इस तरह की चीजें इस्तेमाल होती हैं। लंच में चावल है, और उसके साथ में थोड़ा सा सालन वगैरह है। हाँ, और रात में बाज लोग रोटी खाते हैं, बाज लोग चावल ही खाते हैं, और उसके साथ में कुछ वेजिटेरियन ग्रेवी है। अब इसमें, इस डाइट में प्रॉब्लम क्या है? यहाँ अगर हम कैलकुलेट करके देखें, तो दिस डाइट हैज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 30 to 40 grams ऑफ प्रोटीन। इडली खा रहे हैं, इडली में तो प्रोटीन बिल्कुल कम होता है। साथ में जो सांबर या उसके साथ जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, उसमें एक 6 to 8 ग्राम्स तक प्रोटीन मिल जा सकता है। लंच में अगेन चावल खा रहे हैं, तो चावल इज अगेन कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन किस में मिल रहा है? साथ में जो दाल है, या थोड़े थोड़े बहुत वेजिटेबल्स हैं, उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाता है। आलू वगैरह अगेन इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा हैं, प्रोटीन्स बिल्कुल कम है। अब रोटी और चावल, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट्स ही ज्यादा होते हैं। हाँ, तो रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। साथ में जो वेजिटेबल का चखना है, जो थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, तो उसमें प्रोटीन्स 15 ग्राम्स मिल रहे हैं। तो सब मिलाकर हमारे पूरे 3 वक्त के खाने में वी आर गेटिंग अबाउट 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। हालांकि रिक्वायर्ड प्रोटीन जो है, दैट इज मोर देन 70 ग्राम्स। एक 70 किलो के आदमी के लिए 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। बल्कि बाज कंडीशंस में यानी बाज लोगों के लिए रिक्वायरमेंट अप टू 1.5 ग्राम्स पर किलो बढ़ जाता है। तो अगर मेरा वेट 70 kgs है, तो नियरली 80 to 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मुझे इस्तेमाल करना है पर डे। और यहाँ मेरे डाइट में कितना आ रहा है? 30 ग्राम्स आ रहा है। तो इट इज वेरी वेरी लो इन प्रोटीन। इसी तरह फाइबर में भी नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ फाइबर इज 25 ग्राम्स। और यहाँ मेरे इस फूड में 3 वक्त के खाने को मिलाकर 15 ग्राम फाइबर मिल रहा है। तो आई एम टेकिंग ए वेरी वेरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। कार्ब्स हैं और फैट्स हैं, तो दोनों जो है, इट्स ए हंगर कॉम्बो, दैट इज द रीजन फॉर ऑल ऑफ द स्पाइक्स हैपनिंग इन द शुगर्स। इसी वजह से इंडिया में, क्योंकि इस तरह का डाइट चल रहा है अक्सर जगह, तो बहुत ज्यादा ग्लूकोज स्पाइक्स के और डायबिटीज के प्रॉब्लम्स चलते हैं। इसी तरह अमेरिका में भी, वहाँ का भी डाइट जो है, इट्स नॉट नॉट अ वेरी गुड डाइट, इट्स अ वेरी वेरी बैड डाइट एक्चुअली। स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट, सैड डाइट कहते हैं उसको, जिसमें अगेन वो बहुत ज्यादा पैनकेक्स, वैफल्स, टोस्ट, क्रॉissants और बेवरेजेस इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल ऑफ दोज आर अगेन वेरी वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड वेरी पुअर इन प्रोटीन्स एंड फाइबर। उसको कंपेयर करते हुए अगर मेडिटेरेनियन डाइट, टर्की में अगर आप चले जाएं या सऊदी वगैरह में चले जाएं, तो वहाँ जो है, दे हैव ए बेटर डाइट।
उनका मेन कोर्स मीट होता है, गोश्त इस्तेमाल होता है मेन कोर्स की तरह। साथ में वेजिटेबल सलाड्स वगैरह होते हैं, चावल बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। तो बिकॉज ऑफ विच दे हैव ए वेरी हाई प्रोटीन रिच डाइट। तो विच इज एक्चुअली मच मच बेटर। तो बेसिकली हमारे डाइट में जो मेन चेंजेस लाना है टू मिटिगेट द स्पाइक्स एंड ट्रफ्स इज टू इंक्रीज द प्रोटीन एंड फाइबर कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट्स। तो थियोरेटिकली तो ये बोल देना अ, आसान है कि प्रोटीन बढ़ाना है, फाइबर बढ़ाना है। और उसको प्रैक्टिकली कैसे करना, और क्या टिप्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मेन मकसद हमारा वो जो स्पाइक्स और ट्रफ्स हैं उसको प्रिवेंट करना है, ग्लूकोज को मॉडरेट लेवल में मेंटेन करना है दिन भर के लिए 24 घंटे में। तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली, उनको एक 10 पॉइंट का एक फॉर्मूला यहाँ पेश करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। Probably 4 or 5 points can be discussed today, another 4 or 5 points in the next session inshallah. तो बेसिक प्रमाइस क्या है कि हमारा ग्लूकोज का स्पाइक भी नहीं होना है, ट्रफ भी नहीं होना है, ग्लूकोज मेंटेन होना है 24 आवर्स में इन ए बॉर्डर लाइन सिचुएशन। और जो पॉइंट्स डिस्कस होंगे उस वो दे शुड बी साइंटिफिकली बैक्ड, दे शुड बी प्रैक्टिकल, आसानी से कर सकना है सबको। और सुन्नत से भी करीब करीब होना है, जितना सुन्नत के करीब होगा उतना हमारे लिए एक्सेप्टेबल भी होगा, और लॉन्ग टर्म भी उसको सस्टेन कर पाएंगे। जो जब साइंस और सुन्नत के कॉन्सेप्ट्स क्लैश होते हैं तो विल टेक द सुन्नत, बिकॉज साइंस इज ए चेंजिंग फील्ड। एनी हाउ 10 पॉइंट्स का फॉर्मूला, एक 10 पॉइंट्स का प्लान देना है। तो लेट्स बिगिन। उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसमें फर्स्ट पॉइंट ब्रेकफास्ट। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट को प्लान करना है। अभी हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या है, जैसा हम अभी हमने देखा कि हमारे जो जितने ब्रेकफास्ट इस वक्त में चल रहे हैं, चाहे हम इडली वड़ा खाएं या फिर डोसा खाएं या फिर रोटी खाएं या चावल खाएं, ऑल ऑफ देम आर वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। दोपहर होते होते फिर से वापस भूख लगना शुरू हो जाएगी, इसलिए कि कार्ब्स जो है वो शुगर्स को एकदम राइज करते हैं, फिर एकदम फॉल भी करते हैं। जैसे जैसे ही फॉल हो गया, भूख लगना शुरू हो गई। तो व्हाट इज द मेजर चेंज दैट वी नीड इन आवर ब्रेकफास्ट? वी नीड टू ऐड एटलीस्ट 30 grams ऑफ प्रोटीन एंड 8 grams ऑफ फाइबर। 30 ग्राम प्रोटीन हमारे नाश्ते में एक्स्ट्रा ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम इडली वड़ा खा रहे हैं या इडली खा रहे हैं, तो सांबर साथ में होता है, तो सांबर में थोड़े बहुत वेजिटेबल्स ऐड करना है। और या दूध या अंडा, दूध या अंडा एक्स्ट्रा ऐड करना है ब्रेकफास्ट में। अंडा जो है तकरीबन 8 से 10 ग्राम प्रोटीन होता है एक एक अंडा। तो 2 अंडे, 2 अंडे एक्स्ट्रा ऐड करना है इस ब्रेकफास्ट के साथ में। तो प्रोटीन ऐड हो गया, प्रोटीन ऐड हो गया तो नंबर ऑफ इडलीज बीइंग ईटन विल आल्सो गेट रिड्यूस्ड। ऑटोमेटिकली कार्बोहाइड्रेट लोड कम होगा, प्रोटीन लोड इंक्रीज होगा। तो सांबार इस्तेमाल करना, उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर लेना, और एडिशनली एग और मिल्क ऐड करना। इसी तरह डोसा, एग में भी ये बता दूं कि एनी एग इज 6 to 8 grams of protein, but if we can make it into an ऑमलेट, मसाला ऑमलेट स्पेशली, जिसमें वेजिटेबल्स भी थोड़े बहुत ऐड ऐड हो गए हैं, थोड़ा बहुत ऑयल भी ऐड हुआ है, तो दैट विल इंक्रीज अगेन अवर न्यूट्रिटिव वैल्यू, क्योंकि वेजिटेबल्स भी ऐड हुए हैं और उसमें फाइबर और प्रोटीन भी ऐड एक्स्ट्रा हो जाएगा। दैट इज मच बेटर देन जस्ट सिंपल तला हुआ अंडा इस्तेमाल करने से। ऑमलेट विथ सम वेजिटेबल्स, मसाला ऑमलेट जिसे कहा जाता है। अगर डोसा है, तो डोसा में अगेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हमने प्रैक्टिकली हम एक्सपीरियंस भी करते हैं कि डोसा और पलिया, पलिया में क्या है, अगेन आलू है, आलू में भी स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, तो दोनों कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ले रहे हैं विदाउट एनी प्रोटीन्स। तो 2 घंटे जोहर जोहर से पहले पहले ही वी स्टार्ट शिवरिंग, यानी थरथरी लगना शुरू हो जाती है जिस समय, बिकॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर डाउन हो रहा है। तो नॉर्मल डोसे के बजाय मूंग डोसा अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स वेरी गुड। अगेन प्रोटीन्स मिल रहे हैं उसमें। बेसन डोसा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगेन यहाँ भी ऑमलेट्स और वेजिटेबल ग्रेवी। और आजकल तो बास जगह डोसा चिकन और डोसा के साथ चिकन भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया है।
नॉन वेज भी अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तब भी कोई बात नहीं, वो भी प्रोटीन उसमें ऐड हो जाएगा। उपमा बना रहे हैं या सेवियां बना रहे हैं नाश्ते में, तो उसमें अगेन इफ वी कैन ऐड वेजिटेबल्स टू इट, पीस ऐड कर लिया, बीन्स, कैरेट, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा, वो चीजें ऐड करते हैं, तो उसमें अगेन फाइबर और प्रोटीन ऐड हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा बहुत क्वांटिटी कम कर ले सकते हैं। उसके साथ में, उपीट के साथ में या सेवियों के साथ में, अंडा और दूध। अंडा और दूध तकरीबन हर ब्रेकफास्ट के साथ जा रहा है। तो उसमें आसानी के साथ प्रोटीन ऐड हो जाएगा। दो दो अंडे अगर हम हिसाब रख लें तो नियरली 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, अराउंड 16 to 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अंडे की वजह से ऐड हो रहा है। थोड़ा बहुत मिल्क की वजह से ऐड होगा, और थोड़ा वेजिटेबल्स के थ्रू ऐड हो जाएगा। ग्रेवी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, रोटी रोटी खा रहे हैं, तो ग्रेवी में पनीर वुड बी ए गुड अल्टरनेटिव बिकॉज ऑफ द प्रोटीन कंटेंट। या फिर नॉनवेज भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तब भी कोई बात नहीं है, ऑयल कंटेंट थोड़ा कम रख लेंगे, नॉन वेज इस्तेमाल होगा साथ में तो वो भी प्रोटीन कंटेंट है। या फिर यहाँ भी अंडा ऐड कर सकते हैं। तो ये तमाम कॉम्बिनेशंस में जो रेगुलरली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोटीन को ऐड करने का फिकर, बॉटम लाइन इज ऐड प्रोटीन थ्रू एग्स और थ्रू वेजिटेबल्स और थ्रू नॉन वेज, और उसी में ऑटोमेटिकली फाइबर भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से अगेन हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक रिड्यूस होगा ऑटोमेटिकली, और स्पाइकिंग नहीं होगा। कौन सा ब्रेकफास्ट नहीं लेना है? ब्रेड जैम। ब्रेड कार्बोहाइड्रेट्स, जैम प्योर कार्बोहाइड्रेट्स, हाई लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, बहुत जल्दी वापस भूख लगेगी, न्यूट्रिटिव वैल्यू बिल्कुल नहीं है। पैनकेक्स, हनी वगैरह इस्तेमाल होता है वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा, उसको अवॉइड करना है। और नॉर्थ इंडिया में चले जाएं आप, पूरी जलेबी का नाश्ता है, दूध जलेबी का, तो पूरी मैदा है, अगेन कार्बोहाइड्रेट, साथ में आलू का सालन है, अगेन कार्बोहाइड्रेट, जलेबियां हैं, प्योर कार्बोहाइड्रेट। तो एकदम टोटली अनहेल्दी ब्रेकफास्ट है, टोटल अवॉइड करना है इस टाइप के ब्रेकफास्ट को। दिस विल कॉज अ रैपिड इंक्रीज इन शुगर followed by a rapid fall, leading to all of those cravings and all of those problems. Point number 2, तो पॉइंट नंबर 1 की समरी क्या, कि ऐड प्रोटीन टू योर ब्रेकफास्ट, जिसकी वजह से शुगर लेवल्स का राइज रैपिड नहीं होगा, स्लो राइज होगा, यू विल नॉट फील हंग्री फॉर सेवरल आवर्स आफ्टर दैट। पॉइंट नंबर 2, अब लंच और डिनर में क्या कर सकते हैं? लंच और डिनर में नॉर्मली हमारा जो लंच और डिनर चलता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, चावल है या रोटी है। अब चावल रोटी की बहस में लोग, शुगर के पेशेंट्स इतना पड़े हैं कि सिर्फ चावल रोटी में, चावल की बजाय रोटी खा लेने को ही पूरा डाइट प्रोग्राम उनका बेस्ड होता है, हालांकि दो में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो वेदर यू ईट राइस और यू ईट चपाती डजंट मेक ए ह्यूज डिफरेंस। करना क्या है लंच और डिनर में? यहाँ जो मेजर चेंज लाना है वो, पहले वेजिटेरियन स्टार्टर, एक वेजी स्टार्टर ऐड कर लेना है। वेजी स्टार्टर का मतलब क्या? एक स्मॉल बाउल ऑफ सलाद। आप जो चावल खाते हैं ठीक है चावल खाइए, रोटी खाते हैं ठीक है रोटी खाइए, बट दैट शुड बी योर सेकेंड पार्ट। द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर मील शुड बी ए वेजिटेबल बाउल। वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स भी हो तक इस्तेमाल हो जाएं, सलाद बेसिकली। एंड कितना होना चाहिए? आप जितना खाने का प्लान है, आपका प्लेट जितना है उसका 1/3, nearly 1/3 of your plate should be a salad, and that should be taken before you take the rice or uh, chapati. बेसिकली सलाद में क्या होता है, दे आर हाइड्रोफिलिक फूड्स, यानी पानी को अपनी तरफ खींचते हैं, तो दैट विल कॉज ए सेंसेशन ऑफ फुलनेस। इसमें ऑटोमेटिकली आपको फाइबर ऐड हो रहा है, ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली प्रोटीन भी ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ फुलनेस स्टार्ट हो जाता है। तो आप जब नॉर्मल आपका बाद का फूड खाएंगे, तो उसमें यू विल नॉट ईट टू मच, एंड कार्बोहाइड्रेट लोड ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। तो वेजी स्टार्टर शुड बी 30% ऑफ योर प्लेट। एक सिंपल बोल ऑफ सलाद, सलाद का मतलब इसमें क्या है, सिंपल कंकड़ी हो सकती है, ऑनियंस हो सकते हैं, टोमेटोस हो सकते हैं, और अगर ड्राई नहीं खाना चाह रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनको
यानी पका भी ले सकते हैं, स्टीम कर ले सकते हैं, शैलो फ्राई कर ले सकते हैं, थोड़ा सा तेल के साथ में रोस्ट भी कर ले सकते हैं। तेल में तलना नहीं है बस। डोंट फ्राई, अदर देन दैट यू कैन यूज स्लाइट लिटिल अमाउंट ऑफ ऑयल, वो भी बेनिफिट हो जाएगा। तो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस? यू विल फील फुलर फास्टर। तो जल्दी से पेट भरने लगेगा ऑटोमेटिकली, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, फाइबर्स मिल रहे हैं, और आपका स्पाइक रिडक्शन जो है दैट विल बी reduced बाय 60%। सिंपल, एक सिंपल फॉर्मूले से, जिसमें यू आर एडिंग सिंपल बाउल ऑफ सलाड बिफोर यू स्टार्ट योर रेगुलर मील, इज reducing the glucose spike by 60%। हम कवर तो 5 पॉइंट्स करना चाह रहे थे, लेकिन सिर्फ 2 हो पाए हैं। इंशाल्लाह अगली बार इसको कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।